हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि डेली आपकी वैष्णवी फ्री एजुकेशन चैनल पे डेली रात में 9 बजे आपकी धुआंधार क्लासें हो रही हैं और एकदम बिल्कुल फ्री हैं। और यहाँ पर आपको वही पॉइंट करवाए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और देखिए आज हमारी क्लास का जो नंबर है वो है 10 नंबर एंड इसके पहले हमने 9 क्लासें आपकी ऑलरेडी कवर करवा दी हैं। जिसने नहीं पढ़ी हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। देखिए बीच में कुछ क्लासों में आवाज़ का इशू हुआ था, लेकिन आप परेशान मत होइए। अब जितनी भी क्लासें होंगी बिल्कुल रेगुलर होंगी और आवाज़ की कोई भी समस्या आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, एक्चुअली में क्या हुआ था कि हमारा जो माइक है वो थोड़ा सा पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आई है कि वो बस हमारी आवाज़ कम दे रहा है, वो खुद शोर मचा रहा है ना। तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। अब हम बिल्कुल से ऐसी चीज़ें का यूज करेंगे जो हमें बिल्कुल भी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना करें, है ना। चलिए फिर जल्दी से फटाफट से क्लास को लाइक करिए, जल्दी से फिर क्लास स्टार्ट की जाए अपनी। और कल जो हमने पढ़ा था, कल हमने अजंता की गुफाएं कंप्लीट पढ़ ली थी, पूरी हो गई थी। और बाघ की गुफाएं भी हमने कल कंप्लीट पढ़ा दी थी जल्दी फास्ट वे में। तो आज हमें ये जो आपका चैप्टर चल रहा है ना, इस चैप्टर को आज हमें पूरा कंप्लीट करना है। आपका प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख जो केंद्र थे हमने सब कुछ पढ़ लिया है। बस हमें कुछ ही आज जो पॉइंट बचे हुए हैं, जैसे बादामी की गुफाएं हैं, सित्तनवासल हैं, और भी हैं काफ़ी, उनको हमें आज जल्दी जल्दी से फटाफट से निपटाना है। ठीक है, तो कर दिया सभी लोगों ने लाइक। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और देखिए शाम को 7 बजे क्लास होती है, उसमें भी जुड़ा करिए। ठीक है, उसमें भी जुड़ा करिए और सभी तक शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम बादामी की गुफाओं से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे आज हम? बादामी की गुफाओं से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इससे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बादामी की गुफाएं हैं कहाँ पर। जल्दी से छाप के बताइए, किस स्टेट में है ये बताना है, कौन से स्टेट में है ये भी बताना है, और कौन से ज़िले में है ये भी बताना है। कौन से स्टेट में है, कौन से ज़िले में है ये भी बताना है, और कौन सी पहाड़ी में है ये भी बताइए। देखिए पूछा जाएगा कौन से स्टेट में है, तो याद रखना है ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। और अगर जिला पूछता है आपसे तो जिला याद रखना है बागलकोट जिले में है। कहाँ पर है? बागलकोट जिले में है। और स्टेट पूछेगा तो आपका कर्नाटक हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो पहले जो बादामी था ना, ये महाराष्ट्र में आता था, महाराष्ट्र के बीजापुर ज़िले में आता था। लेकिन चलिए लिखवा देते हैं, शायद यही क्वेश्चन दे दिया। अगर करंट का ना दिया, पहले का ही दे दिया, तो क्या है, महाराष्ट्र के पहले कौन से ज़िले? बीजापुर ज़िले में ये पड़ता था। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है। इनमें से कुछ भी आ जाए, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं, पेपर जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं। पहले के पेपर में जो पूछा गया है वो महाराष्ट्र से रिलेटेड पूछा गया है, तो हो सकता है यही क्वेश्चन दोबारा पूछ ले। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है। अगर बोल देगा कर्नाटक के बागलकोट तो आपको ये लगा देना है। अगर पूछ लेगा महाराष्ट्र के बीजापुर ज़िले में तो आपको लगा देना है। अगर दोनों साथ में दिया है तो आपको प्रायोरिटी देनी है आपके कर्नाटक वाले को। ठीक है, तो समझ गए होंगे। पूछा जाएगा कौन सी पहाड़ी में है, तो ये आपकी बादामी पहाड़ी, सॉरी बीजापुर पहाड़ी में है। कौन सी पहाड़ी में है ये? बीजापुर पहाड़ी में है ये। चलिए आगे चलते हैं। पूछा जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो बादामी है इसका प्राचीन नाम क्या था। तो इसको याद रखना है। इसको हम वात्यापीपुरम कहते थे, वात्यापीपुरम कहते थे, या फिर इसको कह दीजिए वातापी बोलते थे। ठीक है, बादामी को ही हम वातापी भी बोलते थे, वात्यापीपुरम भी बोलते थे। कुछ भी आ जाए आपको लगा देना है। आगे पूछा जाएगा बादामी गुफाओं को किस राजवंश के तहत विकसित किया गया है। तो कौन से राजवंश थे यहाँ पे? तो कौन थे? चालुक्य थे। कौन? चालुक्य राजवंशों के द्वारा इसको विकास किया गया है।
फिर पूछेगा इसकी राजधानी कहाँ थी, जो आपके चालुक्य वंश थे इनकी राजधानी कहाँ पर थी, इनकी राजधानी कहाँ थी, तो इसको याद रखना है, इनकी राजधानी थी बादामी, यही आपकी बादामी थी चालुक्य वंश की। फिर पूछेगा बादामी गुफाओं का निर्माण करवाया किसने था, बादामी गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, तो आंसर जाएगा आपका मंगलेश ने। किसने करवाया था, मंगलेश ने करवाया था। ठीक है, याद रखना है। समझते जाइए क्वेश्चन कैसे बन सकता है। हम बिल्कुल से कम टाइम में बहुत ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाए दे रहे हैं कम चीज़ में कि आपको कहीं नहीं मिलने वाली ऐसे। ठीक है, चलिए समझिए। पूछा जाएगा कि बादामी के जो भित्ति चित्र हैं इनकी सबसे पहले प्रतिलिपि किसने तैयार की थी। चलिए, यहाँ की जो बादामी गुफाएं हैं इसकी प्रतिलिपि किसने तैयार की थी, छाप के बताइए जल्दी से फटाफट से। प्रतिलिपि कैसे किसने तैयार की थी, तो याद रखना है जो आपके J.M. अहिवासी थे, J.M. नीचे लिख देते हैं अहिवासी, मतलब इनका पूरा नाम देखा जाए तो जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, इन्होंने इसकी प्रतिलिपियां तैयार की थी। फिर पूछेगा बादामी की जो गुफा है खोज किसने की थी, ये हो गई प्रतिलिपि की बात। अगर पूछेगा खोज किसने की है तो आप क्या बताएंगे, खोज किसने की है, तो याद रखना है स्टेला क्रैमरिस ने। किसने की है, स्टेला क्रैमरिस ने खोज की है। अब पूछेंगे कब की है, तो 1924 में की है। ठीक है, जिसको जो जो चीज़ें आती जाए छापता जाए। ठीक है, हाँ चलिए। पूछा जाएगा कि एक पुस्तक है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, बताइए किसकी है, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, ये पुस्तक किसकी है, छाप के बताइए फटाफट से, सभी लोग छाप के बताएंगे किसकी पुस्तक है। याद रखना है ये पुस्तक लिखी जाती है आपकी 1938 में। कब लिखी जाती है ये पुस्तक, 1938 में लिखी जाती है। और लिखने वाले हैं ये कार्ल खंडालवाला। कौन है ये, कार्ल खंडालावाला। ठीक है, इनके द्वारा लिखी जाती है और 1938 में इसका प्रकाशन कहाँ से, बम्बई से किया जाता है। ये भी लिख लीजिए, बम्बई से इसको प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, कहाँ से, बम्बई से इसको प्रकाशित किया जाता है। और रंगीन चित्रों को, इनके जो रंगीन चित्र है ना, इनको बम्बई से प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, चलिए। पूछा भी जा सकता है कि ये जो पुस्तक है ये किससे संबंधित है, तो बादामी के रंगीन चित्रों से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, शिव विवाह से संबंधित चित्र कहाँ पर मिले हुए हैं। जो शिव विवाह है इससे संबंधित हमें चित्र मिले हुए हैं कहाँ से, आपकी बादामी गुफा से। ठीक है, फिर पूछा जाएगा जो ये आपकी बादामी की गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं, धर्म पूछ लिया जाता है। इनके कौन कौन से धर्म हैं, तो याद रखना है 3 आपके धर्म हैं। कौन कौन से, पहला लिख लीजिए शैव, दूसरा है वैष्णव एंड तीसरा है जैन। ठीक है, ये 3 धर्म मिलते हैं आपके बादामी गुफा में। फिर पूछा जा सकता है आपसे कि यहाँ पर जो बादामी गुफाएं हैं यहाँ पर टोटल कितनी गुफाएं हैं, गुफाओं की टोटल कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं टोटल, तो याद रखना है 4 टोटल आपकी यहाँ पर गुफाएं मिली हैं। और पहली जो गुफा है वो शैव धर्म से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जो है ये शैव धर्म से संबंधित है। फिर पूछेगा दूसरी और तीसरी कौन से धर्म से है, दूसरी और तीसरी किससे है संबंधित, तो ये आपके वैष्णव धर्म से, वैष्णव धर्म से संबंधित है। और जो आपकी चौथी गुफा है वो है आपकी बाकी कौन बचा आपका, कौन सा गुफा, जैन धर्म से। ठीक है, तो इस तरह से ये जो गुफाएं हैं ना आपकी चारों, इस तरह से धर्म में बटी हुई हैं। ठीक है, तो समझ में आया धर्म कौन कौन से, शैव वैष्णव जैन। पहली गुफा किसके लिए, दूसरी किसके लिए है, तीसरी किसके लिए है, चौथी किसके लिए, ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, गुफाओं के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पूछा जाएगा बादामी की गुफा संख्या 1 में किसको दिखाया गया है, बादामी की जो पहली गुफा है उसमें किसको दिखाया गया है, तो इसमें आपको याद रखना है नटराज के रूप में भगवान शिव दिखाए गए हैं। कौन, नटराज के रूप में
भगवान शिव दिखाए गए हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछ लेगा, जो इंपॉर्टेंट है केवल उतना बताएंगे, ठीक है, फालतू की चीज़ें नहीं। फिर पूछेगा बादामी की गुफा संख्या 4 में क्या है, चौथी गुफा में क्या है। चौथी गुफा में आदिनाथ जैन तीर्थंकर दिखाए गए हैं। क्या? आदिनाथ जैन तीर्थंकर। ठीक है, ये आदिनाथ जो है ना, ये पहले तीर्थंकर हैं जिनको हम ऋषभ देव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब आगे चलते हैं, आगे 2 पॉइंट और लिख लीजिए कि मतलब देखिए क्या वो होगा, चलिए हाँ, एक पॉइंट लिख लीजिए, ये ज़्यादा पूछा जाता है, इसको बस लिख लीजिए कि जो ब्राह्मण धर्म संबंधी मतलब प्राचीनतम हमें भित्ति चित्र मिलते हैं ना, ये कौन सी गुफा से मिलते हैं, ये बहुत पूछा जाता है कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो हमें भित्ति चित्र मिलते हैं, भित्ति चित्र मिलते हैं, वो कौन सी गुफा से मिलते हैं, उस गुफा का नाम क्या है। तो ये गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ये है आपकी बादामी गुफा से मिलते हैं। कहाँ से? बादामी गुफा से हमें जो ब्राह्मण धर्म है इसके भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपका जो बादामी की गुफाएं थी, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते थे, वो हमने आपको यहाँ पर छपवा दिए हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। देखिए बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा आप लोगों का, क्योंकि एक एक पॉइंट को बहुत कम टाइम में और बहुत सटीक तरीके से बताया जा रहा है यहाँ पे। और क्लासें पसंद आ रही हों तो जल्दी से फटाफट से लाइक करिए और तुरंत कमेंट में छाप दीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरी गुफा में। चलिए दूसरी गुफा में आते हैं। दूसरी गुफा है आपकी सित्तनवासल की गुफा, सित्तनवासल की गुफा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी, इनको भी निपटा लेते हैं। सबसे पहली बात कि सित्तनवासल को ही किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना है इन्हीं को हम अरिवर कोयल के नाम से जानते हैं। अरिवर कोयल के नाम से किसको जानते हैं? आपकी सित्तनवासल गुफाओं को। और ये है कहाँ पर? तो याद रखना है ये आपके तमिलनाडु में है। तमिलनाडु राज्य के कौन से जनपद, कौन से जिले में है? क्या कहते हैं, एक तो अजीब सा नाम है इसका, पट्टू करके बोलते हैं इसको, पट्टू कोट्टाई, पट्टू कोट्टाई। ठीक है, ये जनपद है और ऊपर जो था वो स्टेट है। पूछेगा किस नाम से जानते हैं? अरिवर कोयल के नाम से। तमिलनाडु में है, कौन से जिले में? पट्टू वाले जिले में है। ठीक है, चलिए आगे पूछा जाएगा कि सित्तनवासल की गुफाएं कौन सी नदी के किनारे हैं, तो नदी याद कर लीजिए। चलिए नदी होगी आपकी कावेरी होगी। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, मतलब एक बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर शायद आयोग ने कृष्णा नदी दे दिया था। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब कृष्णा नदी आपके तमिलनाडु में बहती ही नहीं है जहाँ पे ये गुफाएं हैं, तो इसका आंसर कृष्णा नदी नहीं होगा। ठीक है, कावेरी होगा। लेकिन आप क्या करिएगा, कृष्णा को भी दिमाग में रखिएगा, क्या पता मूड घूम जाए, कैसा क्या है ये तो आयोग के ऊपर है, बाकी आपको सही चीज़ पढ़ के जानी है, कावेरी। आगे बढ़ते हैं। पूछा जाएगा सित्तनवासल के भित्ति चित्रों की खोज का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, तो एक फ्रांसीसी हैं जिनका नाम है दुर्बिल, मतलब बेचारे दुबले पतले थे। कौन थे, क्या नाम है इनका? दुर्बिल। ठीक है, दुबले पतले थे, दुर्बिल। ठीक है, इनके द्वारा मतलब इसकी खोज का श्रेय जाता है आपकी सित्तनवासल गुफाओं की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जाएगा कि इसकी खोज जो है दुर्बिल ने कब की। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, तो कब की? 1934 में की थी, 1934 में की थी। पूछा जा सकता है कि सित्तनवासल गुफाओं का निर्माण कब और किसके टाइम पे हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसका निर्माण कब होता है, तो याद रखना है 700 से लेकर 900 ईस्वी के मध्य, 700 से लेकर 900 ईस्वी के मध्य में पांड्य राजाओं के समय में। किसके? पांड्य राजाओं के समय में इसका निर्माण होता है। ठीक है, याद रखना है। पूछ लेगा सित्तनवासल कौन सी धर्म से रिलेटेड है, कौन से धर्म से है, तो ये तो बच्चे को रटा हुआ है। धर्म कौन सा है इनका, तो ये सित्तनवासल
जैन धर्म है ना। कौन सा धर्म है? जैन धर्म है। पूछ लेगा जैन कला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? छाप के बताओ, छाप के बताओ, हम आपका IQ टेस्ट लें। पूछा जा रहा है कि जैन कला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? बताइए बताइए। जैन कला की प्रसिद्ध जो मूर्तियां हैं किस गुफा में मिलती हैं? छाप के बताओ, जल्दी से, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। चलिए चलिए, देखिए याद रखना है, अभी अभी जस्ट हमने बताया कि जो सित्तनवासल गुफा है वो किस धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म से। तो बस इतना से समझ लीजिए कि सित्तनवासल की जो प्रसिद्ध मूर्तियां हैं, आपकी जो आरंभिक प्रसिद्ध मूर्तियां हैं सित्तनवासल गुफा से मिली हुई हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, है ना, जो एक चित्र मिलता है अर्धनारीश्वर का। कौन सा चित्र मिलता है? एक मतलब यहीं आपकी जो, एक सेकेंड, ये जो आपकी सित्तनवासल है, यहीं से हमें एक चित्र मिलता है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। क्या नाम है? अर्धनारीश्वर। ये भी पूछा जाता है आपसे कि अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र कौन सी गुफा से मिलता है, तो ये आपका सित्तनवासल हो जाएगा। और फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि एक आलेखन मिलता है हमें यहाँ से, एक सरोवर में कमल वन। क्या है? एक सरोवर में कमल वन, ये कहाँ से मिलता है? ये भी आपके सित्तनवासल गुफा से ही मिलता है। ठीक है, तो मतलब जितनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी थी वो हमने आपको सित्तनवासल के बारे में बता दी। ठीक है, ऐसे ही मतलब ज़्यादा नहीं है, इधर पे थोड़ा ही पढ़िए, जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं सिगरिया की गुफा में। नेक्स्ट जो आता है अब आपका आता है सिगरिया की गुफा। सिगरिया की गुफा, अब इसके बारे में समझिए। सबसे पहला पॉइंट, ये है कहाँ पर? तो ये आपके श्रीलंका में है। जिला पता है किसी को? कौन से जिले में है? श्रीलंका का एक छोटा सा, बिल्कुल आप लोगों के तरीके गोल मटोल टाइप का जिला है मटाले। मटाले जिला में सिगरिया गुफा स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? श्रीलंका के मटाले जिले में। फिर आगे बढ़ते हैं, पूछेगा यहाँ पर कितनी टोटल गुफाएं हैं, तो यहाँ टोटल हमें 6 गुफाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, पूछा जाएगा यहाँ पर किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, कौन से रंग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो याद रखना है नीला रंग का यहाँ पर यूज नहीं हुआ है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे कि यहाँ के जो चित्र हैं वो किस चित्र से, मतलब कौन सी गुफा से मिलते जुलते हैं, तो याद रखना है सिगरिया बराबर अजंता। ये हमने गलत लगा दिया, यहाँ लगेगी बिंदी। ठीक है, तो सिगरिया की गुफा के जो चित्र हैं वो किस चित्र से मिलते जुलते हैं, तो आपके अजंता की गुफा से। और सिगरिया में जो चित्र बने हैं वो कैसे बने हैं, तो याद रखना है ये गीली दीवार पर बने हैं। कैसे बने हैं? ये गीली दीवार पर बने हैं चित्र यहाँ पर। ठीक है, समझते जाइएगा कैसे क्वेश्चन बन रहा है। फिर आपसे पूछेगा कि सिगरिया गुफा की खोज किसने और कब की थी, तो याद रखना है जो फॉर्मर्स महोदय थे, यहाँ लिख देते हैं, एक थे फोमर्स महोदय। अब ये कौन थे, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये ब्रिटिश फौज के एक अधिकारी थे। जो मेजर फॉर्मर्स थे, ये ब्रिटिश फौज के एक अधिकारी थे। इन्होंने इसकी खोज की थी सिगरिया गुफा की, और कब की थी, याद रखना है 1830 ईस्वी में की थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर पूछा जाएगा कि इसकी जो प्रतिलिपियाँ हैं वो किसने तैयार की थी, इसकी प्रतिलिपियाँ किसने बनाई थी, तैयार की थी, तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट है 1889 में मुरे भाई साहब ने, किसने? मुरे ने बनाई थी, किसकी? सिगरिया की। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो सिगरिया की गुफाएं हैं वो किसके शासनकाल के टाइम पर निर्मित हुई थी और उसकी शताब्दी क्या थी? किसके शासनकाल में? तो आपको, अरे भाई, तो आपको याद रखना है कश्यप फर्स्ट के शासनकाल में और
5वीं शताब्दी में। कहाँ पर? 5वीं शताब्दी में। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। आगे फिर पूछा जाएगा कि सिगरिया में चित्र जो है वो कुल कितनी गुफाओं में पाए गए हैं। जो यहाँ पर चित्र मिले हैं वो टोटल आपको 2 गुफाओं में चित्र मिले हैं। गुफा संख्या 1 और गुफा संख्या, मतलब गुफा संख्या A मान लीजिए, B मान लीजिए, इस तरह से मिले हैं। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कि किस गुफा से प्राप्त आकृतियां सौंदर्य से परिपूर्ण किंतु आलस्यमय तंद्रा में विचरण करती हुई अंकित की गई हैं। इस लाइन को रट लीजिए, इस लाइन को रट लीजिए, हम लिख देते हैं। पूछा जाएगा सौंदर्य से परिपूर्ण, सौंदर्य से परिपूर्ण किंतु आलस्यमय तंद्रा में, किंतु आलस्यमय मुद्रा में किसमें है ये? आपकी सिगरिया की गुफा में। ठीक है, सिगरिया की ये गुफा में है। फिर पूछा जाएगा कि मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ देखने को मिलता है? किसका? मेघ कन्याओं का। मेघ कन्याओं का अंकन तो यहीं आपकी सिगरिया की गुफा में। फिर पूछेगा कि अब ये जो सिगरिया की, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ लिखाया नहीं है, चलिए लिखा देते हैं, हमने ये नहीं बताया है ना। प्रतिलिपियाँ तो 1889 में मुरे ने बना दी थी, लेकिन इसका जो मतलब संग्रह किया गया है वो कहाँ किया गया है, तो इसको याद रख लीजिए, यहीं पर लिख देते हैं हम। इसका जो संग्रह है ना वो कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका में है। कहाँ पर है? कोलंबो म्यूजियम, कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका। ठीक है, यहाँ पर इसको रखा गया है, ये छूट गया था, हमने बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, अब यहाँ से हमारी सिगरिया की गुफाएं भी निपट लेती हैं। अब आती हैं आपकी एलोरा की गुफाएं। जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी देखेंगे, निपटा देंगे फटाफट से। एलोरा की गुफाएं हैं तो सबसे पहले कहाँ है? तो आपके महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कौन से ज़िले में? तो आपके औरंगाबाद ज़िले में है, औरंगाबाद ज़िले में है। फिर एलोरा को किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम वेरूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर पूछेगा एलोरा से कुल कितनी गुफाएं मिलती हैं? एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो आपकी कितनी है टोटल? 34 गुफाएं हैं, है ना। 34 गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं, जिसमें से इसको डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, जिसमें से जो हमारी 1 से 12 तक हैं, 1 से 12 तक हैं, वो हमारी कौन सी हैं? बौद्ध गुफाएं हैं। और जो आपकी 1 से 12 हो गई, फिर 13 से 29 हुई। ये जो गुफाएं हैं 13 से 29, ये आपकी हिंदू गुफाएं हैं, यहीं लिख देते हैं, ये आपकी हिंदू गुफाएं हैं। एंड तीसरा जो आपका पार्ट है वो है 30 से 34 तक का। इसमें जो गुफाएं मिलती हैं आपकी वो जैन गुफाएं मिलती हैं। कौन सी? जैन गुफाएं। तो तो हमने क्या देखा? हाँ, 1 से 12 हमने देखा बौद्ध गुफाएं हैं, फिर 13 से 29 देखा हिंदू गुफाएं हैं, फिर हमने 30 से 34 देखा जैन गुफाएं। टोटल कितनी हो गई? 34 हो गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और कहाँ की बात हो रही है? एलोरा की। आगे चलते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में बता रहे हैं, बिल्कुल निचोड़। ठीक है, फिर याद रखना है कि जो आपका कैलाश मंदिर है ना, कैलाश मंदिर के बारे में एक चीज़ बहुत फेमस है। कैलाश मंदिर सबसे पहले ये जान लीजिए कि कहाँ पर है, आपके एलोरा में ही है। ठीक है, किसने बनवाया था? कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कि इसको क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है इसके बारे में, ये याद कर लीजिए। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य। क्या कहते हैं? शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य किसको कहते हैं? आपके कैलाश के मंदिर को कहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट भी है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
एक सेकेंड, हमने पीछे वो नहीं बताया है। हाँ चलिए, ये चीज़ देखिए, हमने तीनों चीज़ें बता तो दी लेकिन ये नहीं बताया। चलिए इसको देख लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ से हमें बौद्ध धर्म की भी गुफाएं मिल रही हैं, हिंदू की भी मिल रही हैं, जैन की भी। अगर पूछ लेगा एलोरा जो मंदिर है, सॉरी एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से रिलेटेड हैं, तो आपको बताना होगा कौन सी धर्म है। तो तीनों हैं आपके, हिंदू, बौद्ध, जैन। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कहाँ तक बता दिया हमने, क्या बताया है, शैलकृत स्थापत्य का। चलिए ठीक है, ये बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो एक सेकेंड यहीं पर बता देते हैं, जगह है। चलिए, तो देखिए कैलाश का मंदिर के मध्य में क्या स्थापित है, सबसे पहले ये जानिए कि क्या स्थापित है यहाँ पर। यहाँ पर जो है ना शिवलिंग स्थापित है। ठीक है, इसमें शिवलिंग की मूर्ति है, शिवलिंग बना हुआ है। फिर याद रखना है इसको बनवाया किसने है, तो कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया है। और ये कौन था, ये राष्ट्रकूट शासक था। ठीक है, और कब इसने बनवाया है तो ये भी लिख लीजिए, कब बनवाया था। इसको बनवाया गया था 756 से 773 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण किया गया था, कैलाश मंदिर का। ठीक है, चलिए अब पूछा जाएगा कैलाश मंदिर के बारे में कि ये कौन सी गुफा में स्थित है, मतलब कौन से नंबर की गुफा में है कैलाश मंदिर। तो ये गुफा संख्या 16 जो है आपकी एलोरा की, उसमें कैलाश मंदिर स्थित है। अब इसका जो माप है, माप पूछ ली जाती है, माप लिख लीजिए। माप होगी 280, 160, 106 फिट में है ये। 260, 180 गुणे, अरे 160 लिखना था, उल्टा लिख दिया, एक सेकेंड। 280, 160 गुणे 106 फिट। ठीक है, ये इसकी माप है। एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इसकी माप है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोरा की जो प्रसिद्ध ये गुफा है कैलाश मंदिर, यहाँ से जो उपलब्ध आपके भित्ति चित्र मिले हैं, ये कौन सी शैली को मतलब प्रेरणा देते हैं, मतलब इससे कौन सी शैली प्रेरित होती है। तो याद रखना है, इससे दक्कन शैली प्रेरित होती है। ठीक है, सिंपल सा है, याद रख लीजिए। बाकी चलते हैं आगे। आगे चलते हैं। तो आगे आपसे पूछा जाएगा एलोरा की जो 32वीं गुफा है वो किस नाम से जानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। बताइए कौन सी गुफा है। तो याद रखना है इंद्र सभा है। ठीक है, 32 में। फिर पूछा जाएगा पार्वती मूर्ति शिल्प कौन सी गुफा में है। तो ये है आपके 29वीं गुफा में। जो जो इम्पोर्टेंट है उतनी बताए दे रहे हैं। ठीक है, पार्वती जो है ये 29वीं गुफा में है। फिर है एक 16वीं गुफा में, बहुत इम्पोर्टेंट है, रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए, रावण कैलाश पर्वत हिलाते। ठीक है, ये है आपकी गुफा संख्या 16। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे फिर पूछा जाएगा आपसे कि रावण, एक सेकेंड, हाँ इधर ही पे बता देते हैं। आगे आपसे पूछा जाएगा कि रावण द्वारा जो आपकी कैलाश पर्वत को हिलाने वाला गुफा संख्या 16 है, इसका दृश्य कुछ अधिक कुशलता और परिवर्तित ढंग से एलोरा की किस गुफा में दोहराया गया है। मतलब कि यहाँ 16वीं तो बता ही दी, 16 में तो बना ही है, लेकिन इसी का हमने देखकर कुछ मतलब कि और अच्छे से एक्स्ट्रा और क्या कहते हैं उसको, एक्स्ट्रा टाइप से मतलब सजा के बना दिया। कौन सी गुफा बना दी हमने, एक नई गुफा, तो आपकी 29वीं गुफा बना दी थी। ठीक है, 29वीं गुफा में उसको दिखाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, तो पूछा जाएगा आपसे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वारपालक और द्वारपालिकाएं। द्वारपालक और द्वारपालिकाएं ये कौन सी गुफा में है। सभी लोग छापते जाया करिए, ठीक है, आंसर करते रहा करिए, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल एकदम फुल एंड फाइन है। तो ये है आपकी गुफा संख्या 29 में। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो एलोरा की गुफा थी वो भी हमने जल्दी से फटाफट से निपटा दी है। अब चलिए एक गुफा बची है आपकी, उसको भी जल्दी से ऐसे ही फटाफट से निपटा देते हैं। ठीक है,
आती है एलिफेंटा की गुफा। देखिए आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो इनके बारे में इतनी लंबी लंबी गाथाएं लिखी है ना कि उधर से एक एक क्वेश्चन निकालना बड़ी मुश्किल की बात होती है। हम आपको बिल्कुल से एक एक पॉइंट में तैयारी करवा रहे हैं और वही पॉइंट जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फालतू की हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, जो इम्पॉर्टेंट है उस पर फोकस करिए, बाकी सिलेक्शन लीजिए। और अगर हिस्ट्री पढ़ने के बहुत ज़्यादा ही इच्छुक है भैया, बहुत भयंकर तरीके से पढ़ना है, तो आराम से सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए कहाँ पर है ये, सबसे पहली तो याद रखना है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पास पड़ता है, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पास में, ठीक है, रायगढ़ जिले के पास में, ठीक है। और देखिए पूछा जा सकता है कि ये मतलब कि कौन से सागर के पास पड़ता है, तो याद रखना है अरब सागर में। अरब सागर के पास एक द्वीप है जिसे हम एलिफेंटा मतलब एलिफेंटा द्वीप है, जहाँ पर ये एलिफेंटा गुफा मिलती है वहाँ पे, ठीक है। चलिए क्लास पसंद तो आ रही है ना, बहुत मेहनत लग रही है, बहुत भयंकर तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि वही मुंबई में ही मतलब मुंबई में ही पड़ती हैं ये, मुंबई महाराष्ट्र पास ही में है, ठीक है। तो देखिए मुंबई का एक गेटवे ऑफ इंडिया है, एक गेटवे ऑफ इंडिया पड़ता है मुंबई में, गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ से एलिफेंटा की गुफा कितनी दूर है, किसी को पता है? यहाँ से जो एलिफेंटा की दूरी है वो कितनी है, याद रखना है, ये है लगभग 11 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 11 किलोमीटर है, ठीक है। पूछा जाएगा मतलब ऐसी कोई गुफा बताइए जो समुद्र से चारों तरफ से घिरी हुई है। समुद्र से चारों तरफ से घिरी हुई गुफा कौन सी है? समुद्र से घिरी हुई, तो यही आपकी एलिफेंटा ही है, ठीक है। पूछा जाएगा एलिफेंटा का पुराना नाम क्या है? प्राचीन नाम तो बहुत पूछा जाता है, क्या नाम है इसका? तो याद रखना है धारापुरी है। क्या नाम है? धारापुरी है। आगे चलते हैं, इनमें टोटल कितनी गुफाएं हैं, तो गुफाओं के बारे में आगे लिख लेते हैं। इसमें टोटल कितनी गुफाएं हैं, तो यहाँ पर हमें टोटल 7 गुफाएं देखने को मिलती हैं और 5वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में यहाँ पर निर्माण होता है। जो मतलब यहाँ की गुफाएं हैं उनका निर्माण कब होता है? ये 5वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य में इनका निर्माण होता है। किनके द्वारा? राष्ट्रकूटों के सामंतों के द्वारा। राष्ट्रकूटों के सामंतों के द्वारा इनका निर्माण होता है। फिर पूछा जाएगा एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से रिलेट करती हैं? मतलब चलिए समझ में तो आ रहा है ना सभी को? गले में बहुत प्रॉब्लम है, एक तो जुकाम है, ऊपर से गले में बहुत दर्द भी है। चलिए क्या है कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से रिलेटेड हैं, तो आपकी शैव धर्म से रिलेटेड है। फिर पूछा जाएगा ये काहे के लिए फेमस है, तो त्रिमूर्ति के लिए फेमस है, ठीक है, त्रिमूर्ति के लिए। पूछा जाएगा शिव महेश मूर्ति किसमें बनाई गई है, तो किसमें बनाई गई है? ये आपकी ग्रेनाइट पत्थर में बनी है, ठीक है, याद रखना है इसी को। चलिए इसमें जो है ना इसकी ऊंचाई पूछ ली जाती है, इसकी ऊंचाई पूछ ली जाती है, ये त्रिमूर्ति की ऊंचाई, तो ये याद रख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। इसकी ऊंचाई है 17.10 फीट, ठीक है। या फिर पूछ लिया जाता है मीटर में, मीटर में भी पूछी जाती है, इसलिए इसको ऐसे भी याद कर लीजिए 5.45 मीटर, ठीक है। कुछ भी दे के पूछ ले, याद रखना है। हो गया आगे, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे है एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति मिलती है, ये वर्तमान में कहाँ रखी गई है? किसी को पता हो तो छापो जल्दी से। हाथी की मूर्ति मिली है कौन सी गुफा से? एलिफेंटा की गुफा से मिली है। इसकी ऊंचाई कितनी है, किसी को पता है? इसकी जो हाथी की मूर्ति है इसकी ऊंचाई कितनी है? चलिए हाँ चलिए
4.5 मीटर ये लंबी है और 2.4 मीटर ये ऊंची है। ठीक है, और इसका जो सुरक्षित है ये कहाँ पर सुरक्षित है आपका, ये वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान, वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान मुंबई में पड़ता है ये। ठीक है, मुंबई में है ये उद्यान। और इसका जो अभी का नाम हो गया है ना, इसका वर्तमान में नाम हो गया है राणीचा बाग। क्या हो गया है इसका नाम, राणीचा बाग हो गया है। ठीक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, आगे पूछा जाएगा आपसे। चलिए जल्दी जल्दी से, क्योंकि गला अब बिल्कुल जवाब देने वाला है। चलिए नेक्स्ट है आपका कल्याण सुंदर मूर्ति। क्या है, कल्याण सुंदर मूर्ति, जिसमें शिव और पार्वती को दंपति के रूप में दिखाया गया है। किसको, शिव और पार्वती को दिखाया गया है